आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे इस चैनल टोटल फिजिक्स में। इस चैनल पर आपको फिजिक्स की क्लासेस दी जाती हैं और मोस्टली बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की क्लासेस जो है दी जाती हैं यहाँ पर फिजिक्स के लिए। साथ ही साथ हम लोग कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इसमें। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने इसी सीरीज में डिस्कस किया हुआ है कूलम्ब्स लॉ, सिंपल कूलम्ब्स लॉ की बात किया था जो कि स्केलर फॉर्म में था। नाउ वी विल डिस्कस हियर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ क्या होता है पहले इसको जान ले, देन इसके वेक्टर फॉर्म को हम लोग समझेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। इनके बीच का डिस्टेंस है R है अगर, तो हम लोग लिखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, according to Coulomb's law, F electrostatic force proportional to the product of two charges. This force is also proportional to the square of distance, inversely proportional to square of the distance between them. यह है हमारा Coulomb's law। और इसको क्या हम लिखते हैं कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि अट्रैक्टिव टाइप का भी हो सकता है, रिपल्सिव टाइप का भी हो सकता है, यह उन चार्ज के, दो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और साथ ही साथ उनके बीच की दूरी के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि दोनों को हम कंबाइन कर लें तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदल लें तो हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। या एयर मीडियम में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। तो इतना हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर में डिस्कस किया था। अब इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में स्टडी करना चाहते हैं कि वेक्टर फॉर्म में इसी को हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सपोज कि ये दो चार्जेस थे, वह किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको हमने रिप्रेजेंट कर रखा है। तो दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, और यह हमारा ओरिजिन है जिसके रिस्पेक्ट में हम इन चार्जेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, R1, और चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर है, दिस इज R2। क्लियर? तो हम लोग अगर कहें कि वेक्टर R कितना हो जाएगा, वेक्टर R हो जाएगा R2 माइनस ऑफ R1। और इस वेक्टर R को हम लोग लिख सकते हैं R12 के बराबर, मीन्स फ्रॉम वन चार्ज टू चार्ज Q2। तो अब इसको आप ऐसे भी पढ़े होंगे कि यदि दो पॉइंट है A और B, उनका पोजीशन वेक्टर क्रमशः जो है R1 और R2 हो, तो वेक्टर AB बराबर क्या होता है, R2 माइनस R1 हो जाता है। तो सेम चीज यहाँ भी, इसको वेक्टर एडिशन लॉ से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम लोग लिखें कि 10 इन वेक्टर फॉर्म, तो F अब क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे यहां पर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। क्या लिखा मैंने, F21 मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज 2 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज 1 एंड इन वेक्टर फॉर्म। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R1 2। तो
r12 स्क्वायर और यूनिट वेक्टर हो जाएगा r12। दिस इज थर्ड नंबर। तो क्या किया हमने, देखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज 2, तो सपोज कि दोनों के दोनों चार्ज सिमिलर नेचर के हैं, सेम नेचर के हैं, मीन्स बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। तो इफ both are positive or both are negative, then the force experienced by charge 2, charge q2 will be along, charge q2 due to charge 1 will be along from q1 to q2। और इसको हमने क्या रिप्रेजेंट किया, q1 टू q2 डायरेक्शन को r12 से रिप्रेजेंट किया। तो इनके बीच का डिस्टेंस है वह क्या है, r12 के बराबर है। तो r12 वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर r12 का स्क्वायर r12। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं f21 वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2। इस वेक्टर r12 को हम लोग अगर लिखे हैं मॉड के टर्म में, तो यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर r12 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर r12, क्योंकि आप जानते हो कि वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर r इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर r, यही होता है ना। तो ये ऐसा हम जानते हैं, तो इस हिसाब से मैंने इसको लिख लिया। तो इस तरह से अगर फाइनली लिखा जाए तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन मॉड ऑफ r12 होल पावर 3 और r12। This is the vector form. Since vector r12 this is equal to r2 minus of r1, so this imply that the electrostatic force experienced by charge q2 due to charge q1, so f21 this is equal to 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r2 minus of r1 power 3 r2 minus of r1। दिस इज द इक्वेशन। तो सिमिलरली अब ध्यान से देखो इसमें कैसे हमको लिखना है, यह चीज समझना है, बहुत आवश्यक है इसमें, क्योंकि हम लोग इसमें क्या गलती करते हैं, इंडिसेस वगैरह को ही गलती करते हैं। जिसे यहाँ पर देख रहे हो f21 लिखा तो इज r2 माइनस r1, r2 माइनस r1, इसको हमें ध्यान देना है। सिमिलरली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by charge q1 due to charge q2, this will be written by f12। तो f12 means electrostatic force experienced by charge 1 due to charge 2। तो अगेन हम इस अगर फिगर पर आते हैं तो चार्ज q1 पर कितना फोर्स लग रहा होगा q2 के कारण। तो अब हम चूंकि कंसीडर किए हुए हैं कि दोनों के दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, तो इसका मतलब हुआ कि q2 के कारण जो चार्ज होगा, फोर्स होगा, दैट विल बी फ्रॉम q2 टू q1। डायरेक्शन क्या होगा, q2 से q1 की तरफ। तो हम लोग सिमिलर चार्ज का केस ही लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अगर अपोजिट का होता तो जो भी हमने डायरेक्शन दिया हुआ उस पर माइनस साइन लगा लेंगे, काम बन जाएगा। तो यहां से f12 क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2, और यहां पर क्या हो जाएगा, अब r21 इसको हम लोग लिखेंगे r21 2 से 1 की तरफ पावर 3 r21।
since R21 is what? R1 minus of R2, मतलब R21 means position vector of 1 minus position vector of 2. So these imply that F12 this is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R1 minus of vector R2 power 3 R1 minus R2. This is the electrostatic force expressed by charge Q1 due to charge Q2. अब अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो इफ दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5, अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ऑन कंपेयरिंग relation given in 4 and 5 we have, तो क्या बता सकते हो आप यहां से? F12 this is equal to minus of F21, right? Such that, और अगर ऐसा है डायरेक्शन वाइज देखो अपोजिट है केवल F21 देखो अब निकाले हो, ये सब वैल्यू सेम है, R2 माइनस R1 पावर 3 है इधर, R2 माइनस R1 है इधर, और चूंकि माड है इसमें माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर R2 माइनस R1 है और इस जगह पर देखा है तो R1 माइनस R2 है, तो मीन्स दोनों में केवल निगेटिव साइन का डिफरेंस है, डायरेक्शन का केवल अंतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सच पहले तो सच डेट का बात हम कर ले, क्या कहना चाहते हैं हम लोग, तो F12 का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू F21, इस तरह से है। सो बोथ चार्ज Q1 and Q2 will experience same force but in opposite direction, तो सिमिलर फोर्स दोनों पर लगेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट होगा। अब यहां पर हम लोग एक जनरल टर्म लिखें, जनरल टर्म हमने लिखा R1 से R2 की तरफ, है ना? तो सपोज कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, ये हो गया QI, ये हो गया हमारा चार्ज QJ, इनका पोजीशन वेक्टर हो गया RI, इनका पोजीशन वेक्टर हो गया RJ। देन अगर इस कंडीशन को लिया जाए, जनरल फॉर्म हम बात कर रहे हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by charge Q2, charge QJ due to charge QI, that is FJI, means the electrostatic force experienced by charge QJ due to charge QI, this will be written like 1 upon 4 pi epsilon 0 QI QJ अपॉन jth चार्ज के द्वारा कितना एक्सपीरियंस किया है, तो I से J की डायरेक्शन में होगा, I से J की डायरेक्शन में होगा। मैंने कहा था इस इंडिसेस को ध्यान रखना है, तो जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में हम लोग इसको लिख लेंगे, पावर 3 RJ माइनस RI and the electrostatic force experienced by charge QI
due to presence of charge Qj, this will be equal to again Qi into Qj upon Ri minus of Rj power 3 Ri minus Rj, राइट। तो हम लोग यहां से क्या बता सकते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा J है ये और J माइनस आई है, तो हम लोग यहां से भी क्लियर कर सकते हैं कि एफ आई जे दिस इज इक्वल टू एफ जे आई बट विथ माइनस साइन। अब एक अनदर हम लोग संभावना को देखते हैं कि मान लिया जाए कि एक चार्ज मेरा ओरिजिन पर है। नाउ सपोज चार्ज Q1 is at origin। चार्ज Q1 क्या है, ओरिजिन पर है, मीन्स like this, charge Q1 is here and this is the position of charge Q2, right? This is X and this is Y. So this imply that Ri, charge Qi is at origin, this is 0 vector, and Rj is, let this is vector R. Then the electrostatic force experienced by charge Qj, so Fji, this will be equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Qi Qj upon Rj minus of Ri Rj माइनस ऑफ Ri। अब Ri के बारे में आप जानते हैं, तो Fji 1 upon 4 pi epsilon 0 Qi Qj this is answer. This is one of your answer. सिमिलरली अगर मान लिया जाए कि अभी तक हम लोग ने क्या डील किया है, दो चार्ज को डील किया है ना, दो चार्ज को हमने डील किया है। अब मान लिया जाए कि हमारे पास सेवरल चार्जेस हैं, मोर देन टू चार्जेस। इफ वी हैव मोर देन टू चार्जेस देन व्हाट विल हैपन, तो इसको हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा, तो यह कूलम्ब्स लॉ का एक्सटेंडेड फॉर्म होगा, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सपोज चार्ज Q1 Q2 Q3 up to Qn are distributed in space having position vectors r1 r2 rn respectively,
means we have n small n charges q1 q2 q3 up to qn with position vectors r1 vector, r2 vector, r3 up to rn vectors respectively. then तो अब इसको हम लोग क्या इसको दिखाते हैं, हम लोग एक फिगर वाइज समझने की कोशिश करते हैं. x, this is y, suppose this is charge q1 और इनका पोजीशन वेक्टर क्या बताया गया, this is vector r1, this is charge q2, इनका पोजीशन वेक्टर r2, this is charge q3, इनका पोजीशन वेक्टर r3. तो ऐसे ही हमारे पास सेवरल चार्जेस हैं और इसी में हम लोग एक चार्ज qn की बात कर लेते हैं और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, rn. Now we have to calculate the electrostatic force experienced by a test charge q0. Let this is q0 and the position vector of this charge is r0, right? तो हमें करना क्या है कि हमारे पास n चार्जेस हैं q1 q2 q3 qn अप टू qn और इसके कारण हमें चार्ज q0 जो कि पॉइंट P पर है, इस पॉइंट P पर चार्ज q0 है यहाँ पर और इसका पोजीशन वेक्टर r0 है. हमें बताना है कि यह चार्ज q0 कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन सभी चार्जेस का. तो अब इसको अपने सेंटेंस में लेके आए. इफ चार्ज q naught is placed at P having position vector r0, then the electrostatic force experienced by charge q0 due to charge q1. q0 के द्वारा चार्ज q1 के कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, this will be written like F01. The electrostatic force experienced by charge 0 due to charge 1, this will be equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q0 q1 r0 minus of r1 r0 minus of r1. Right? The electrostatic force experienced by charge q0 due to चार्ज q0. तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, F02 1 upon 4 pi epsilon 0 q0 q2 r0 minus of r2 r0 minus of r2. Similarly F0n इसका मतलब क्या हुआ, the electrostatic force experienced by charge q0 due to charge qn. This may be written as 1 upon 4 pi epsilon naught q0 qn r0 minus rn r0 minus rn, right? Thus the electrostatic force
experienced by charge Q0 due to presence of charges Q1, Q2, Q3, Qn having position vector R1, R2, Rn is, अब इसको कैसे लिखा जाएगा? तो दिस विल बी इक्वल टू f, दिस इज वेक्टर f, f01, f02 up to f0n. Now this f is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q0 qi upon r0 q1 r1 r0 माइनस r1, सबको सब्स्टिट्यूट कर देना है बस, q2 r0 माइनस r2 r0 माइनस r2 qn r0 minus of rn right. So this is the superposition principle of force. Now this may be written as f, vector f is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 and q0 summation I is equal to 1 to n qi r0 minus of ri power 3 r0 minus of ri, right. So this is the superposition principle of Coulombian force for a discrete distribution of charges. तो यहां पर भी है कि यदि मान लिया जाए कि जो चार्ज Q0 है वो ओरिजिन पर होता, तो चार्ज Q0 ओरिजिन पर होता तो क्या होता यहां पर, तो R0 की वैल्यू मेरा 0 हो जाता, राइट. तो इस तरह से हम लोग अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का केस भी पाते हैं तो उसको भी हम लोग कूलम्ब्स लॉ के टर्म में लिख सकते हैं. तो क्या होगा कि किसी भी चार्ज पर हर एक चार्ज के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है उसको अगर वेक्टरली जोड़ दिया जाए तो जो कुछ भी हमको मिलता है वही क्या हो जाएगा, नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज योर डिजायर्ड चार्ज. जो भी आपका चार्ज है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं तो वह कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. अब इसमें हम लोग बहुत सी चीजें कर सकते थे, जैसे मान लेते हैं कि कभी किसी बुक में लिखा हुआ है कि ith चार्ज पर कितना फोर्स होगा ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, तो इसको भी हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं. ith चार्ज मतलब qi हो जाता और बाकी इधर हम j लिखते, j हमारा वेरिएबल होता, j इक्वल टू 1 to n, राइट, एक्सेप्ट j नॉट इक्वल टू i, j इक्वल टू i नहीं होता, बाकी सभी हम लोग टर्म्स को यहाँ पर लिखते और कूलम्ब्स लॉ को लिख सकते थे. तो आज के लेक्चर में बस इतना ही. इसके बाद हम लोग जो लेक्चर लेंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है उसको कैसे स्टडी करेंगे, तो हम लोग उसको अपने आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आज के लिए बस इतना है.